कैनाबॉइड्स है ना, इंपॉर्टेंट, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। कैनाबॉइड्स, CANNA PINOIDS, कैनेबिनॉइड्स है ना। और इसे हम लोग निकालते हैं कैनबिस सटाइवा से, है ना। तो कैनबिस सटाइवा है, कैनबिस सटाइवा एक नॉर्मल प्लांट है ना। तो इसमें मेल और फीमेल दो तरह के इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं, इसमें दो तरह के इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं, है ना, कैनबिस सटाइवा में, है ना। तो मेल और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं। यही मेल और फीमेल जो इन्फ्लोरेसेंस होते हैं, ठीक है, ये मेल और फीमेल इन्फ्लोरेसेंस, इसमें मेल इन्फ्लोरेसेंस जो होता है उसको अपन बोलते हैं गांजा, और जो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको बोलते हैं क्या, भांग, कैनबिस नहीं, सॉरी, जो मेल इन्फ्लोरेसेंस होता है मेल वाला उसको बोलते हैं हम लोग भांग, और जो फीमेल वाला इन्फ्लोरेसेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, गांजा बोलते हैं, है ना। तो ये दोनों का याद रखना है, दोनों का प्लांट एक ही होता है, कैनबिस सटाइवा ही होता है। ये एक्चुअली क्या है, ये डायोसियस प्लांट है, तो मेल और फीमेल प्लांट यहाँ पे अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है। तो भांग और गांजे में सिर्फ यही डिफरेंस होता है ना। तो इससे जो प्रोडक्ट जो निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं कैनेबिनॉइड्स, ना। और इसी को हम लोग हेम्प प्लांट बोलते हैं। मैं बताता हूँ इसको हेम्प प्लांट क्यों बोलते हैं। हेम्प प्लांट, हेम्प प्लांट, हेम्प तो एक्चुअली एक तरह का फाइब्रस प्लांट होता है, उसको सन कहते हैं हिंदी में, है ना। तो ये हेम्प प्लांट बोलने के पीछे रीजन होता है कि बहुत सारे जो पैंट वगैरह होते हैं ना, पैंट्स के जो कपड़े होते हैं या कोर्स जो थ्रेड होते हैं वो बनाए जाते हैं इसके स्टेम से। तो इसके स्टेम से जो इसमें फाइबर्स निकलते हैं उनसे हम लोग बहुत सारे थ्रेड बनाते हैं, इसीलिए इसको हेम्प प्लांट भी कहा जाता है। नोट करिए, the four drugs namely the four drugs namely भांग, है ना, गांजा, गांजा, चरस, चरस एंड मरुआना, एंड कुछ लोग मरीजुआना बोलते हैं, तो कुछ लोग मरिजुआना बोलते हैं, अब जो भी बोलो, मरीजुआना होता है, मरीजुआना, इसको मरुआना वैसे बोलते हैं, है ना। तो मरीजुआना, ठीक है। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम dried leaves and Sir, flowers can you of, repeat? ठीक है, four drugs namely भांग, गांजा, गांजा, चरस, marijuana, extracted from dried leaves and flowers of cannabis sativa and cannabis indica plant। देखो यहाँ पर क्या है कि क्या है, ये जो इसमें से भांग एक ऐसी चीज है जो बॉडी के लिए बायोलॉजिकली हेल्थ, मतलब हेल्थ को अफेक्ट नहीं करती, किसी तरह का बायोलॉजिकली मतलब बॉडी पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता इसका, ये मेडिसिनली है ना। तो मेडिसिनल प्लांट है। बाकी इसके अलावा जितने इसके प्रोडक्ट है सब खतरनाक है ना, सबका कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में इंपैक्ट पड़ता है। अब मैत्री इसका ये मतलब नहीं कि भांग पीना शुरू कर दो, समझ आया ना, है ना, कि बायोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है। क्या हुआ, Yes, बोलना sir. जी। पढ़ाई हो रही ना, क्या जी, सब लोग पढ़ रहे हो, देवांशी? यस सर। नहीं हो रही है। अच्छा चलो, किसी दिन मैं चेक करूंगा। बट सर ये वैलिड भी तो नहीं होना चाहिए ना, मतलब क्या चीज, ये इनका कंजम्पशन? नहीं वैलिड नहीं है, लेकिन बहुत सारे पार्ट में गवर्नमेंट रोकती नहीं है ना। इनका कंजम्पशन, अब तुम देखो ना, गांजा वांजा अगर के साथ पकड़ जाओ तो पुलिस तुम्हारा चालान कर ही देगी, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट कंट्रोल्ड वे में इनको बेचती भी है। और जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, तो हिमाचल में जानते हो ना कितना बहुत सारे पार्ट है जहाँ पे marijuana खूब उगाया जाता है ना, पता नहीं सबको, कसोल। गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं, गवर्नमेंट वहां पे बिल्कुल किसी तरह से, मतलब है तो इलीगल। ये एक्चुअली ड्रग्स एंड नारकोटिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, तो जितना भी ड्रग्स होता है वो ड्रग्स एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, और ये सब ड्रग्स एंड नारकोटिक में आता है।
वैसे गवर्नमेंट का लाइसेंस लेना पड़ता है इसको उगाने के लिए, बट बहुत सारी जगह पे गवर्नमेंट वो उनका कल्चरल पार्ट है, इसलिए इम्पैक्ट मतलब उसको छेड़छाड़ नहीं करती है ना। वैसे तो बैंड है मतलब हायर ऑल्टीट्यूड्स पर तो कोकेन भी देते हैं क्योंकि वो ऑल्टीट्यूड सिकनेस के साथ हेल्प करता है। बात तो सही है, लेकिन वो मतलब कंप्लीटली इलीगल है वो। जो हाई लेवल डेंजरस ड्रग्स होते हैं ना उनकी कैटेगरी में आता है वो कोकीन। तो ये तो मतलब माइल्ड ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं, भांग, गांजा, marijuana, है ना। तो चाइना में भी किसी टाइम पे खूब होता था, फिर बैन कर दिया है चाइना में। नोट करिए नेक्स्ट पॉइंट। हेम्प ड्रग डायलेट द प्यूपिल जिसको बोलते हैं, हेम्प ड्रग डायलेट प्यूपिल, rise blood sugar, rise blood sugar. सो एक बार हेम्प ड्रग से रिपीट कर दीजिए। Hemp drug dilate pupil, rise the blood sugar level, and increase the frequency of urination. Increase the frequency of urination. Full stop. They prove to be dangerous if taken along with alcohol. They prove dangerous if taken along with alcohol. Use of these drugs may create euphoria, drowsiness, etc. Note करो next. Bhang is obtained in India from the leaves of male and female flower. It is not a health hazard. It is underline करो, it is not a health hazard. ठीक है। Ganja is a dried female. Ganja is a dried female inflorescence. Ganja is a dried female inflorescence. Charas is resin obtained from female flowers. Full stop. Marijuana is सर obtained के बाद obtained from female flowers. Sorry, female flowers. Full stop. Marijuana is obtained from the dried inflorescence of female plant. Marijuana is obtained from dried inflorescence of female plant. है ना। अब आपका कहना है ये तो मैंने करा दिया। अल्कोहल नहीं कराया है ना, आप ये कह रहे हो अल्कोहल नहीं कराया। टोबैको करा दिया, टोबैको बाबू करा दिया? नहीं सर, नहीं कराया, ठीक है। टोबैको नहीं कराया, अच्छा ठीक, चलो नोट करो पहले, हालांकि इसमें कुछ खास है नहीं। टोबैको, लेकिन इसके प्लांट का नाम पूछा जाता है। कौन बताएगा किस फैमिली का मेंबर है? देखते हैं याद है नहीं याद है।
मैत्री बताओ किस फैमिली का मेंबर है टोबैको? साथ बताओ। सर नहीं पता। टोबैको सोलेनेसी का मेंबर, याद रखना। और सोलेनेसी याद है ना, 11th में पढ़ा था ना सोलेनेसी, यस सर। है ना? सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम ट्यूबरोसम सब पढ़ा था। तो सोलेनेसी में जितने सारे हम उसको बोलते हैं फैमिली ऑफ वेजिटेबल, है ना? और पोटैटोस का रिप्रेजेंटेटिव मेंबर, ये भी सोलेनेसी का मेंबर, याद रखना। कई बार नीट में पूछ लिया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना? ये सोलेनेसी का मेंबर है, जिसको नहीं याद है लिख लो। सोलेनेसी एक फैमिली थी, सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है, ये याद रखना, पूछ लिया जाता कई बार नीट के एग्जाम में। तो सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है टोबैको, है ना? और इसका नाम क्या है? निकोटिना टोबैकम। निकोटिना टोबैकम एक प्लांट होता है, और बता दूं ये एग्रीकल्चर में आता है इंडिया में। निकोटिना टोबैकम, है ना? प्लांट होता है और ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आता है, इंडिया में उगाया जाता है। ओके, और सोलेनेसी का मेंबर हो गया। दिस इज अ एनुअल हर्ब, दिस इज एनुअल हर्ब, full stop. Dried and cured leaves, dried and cured leaves of the young branches, dried and cured leaves of the young branches, So dried and cured, C-U-R-E-D, cured, dried and cured leaves of the young branches form the commercial tobacco. It is harmful intoxicant. सर एक बार शुरू से रिपीट कर दीजिए प्लीज। ठीक है, dried and cured, C-U-R-E-D, dried। देखो cured का क्या मतलब हुआ, मैं बताता हूँ, ठीक है? इसकी खेती होती है हमारी साइड में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली कैसे होता है। इसकी लीव्स तोड़ ली जाती हैं, और तोड़ने के बाद उनको छाया में सुखाते हैं, है ना? शैडी एरिया में, धूप में नहीं सुखाते हैं, ठीक है? और एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर में सुखाते हैं वो लोग, जैसे भी करते हैं, है ना? तो ऐसे करके उसका फर्मेंटेशन कराया जाता है। इस प्रोसेस को क्योरिंग करना बोलते हैं, क्योर्ड पार्ट, है ना? इज dried and cured leaves of young branches are commercial tobacco. It is harmful intoxicant. It is harmful intoxicant. Full stop. Used in smoking, chewing, snuffing and snuffing, its main stimulating, so used in and used in smoking, chewing and snuffing. Full stop. Its main stimulating component is a poisonous, volatile alkaloid, निकोटीन। इसीलिए देखो ना, जो तंबाकू खाने वाले होते हैं ना, वैसे फट 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 करते हैं, हमें छींक आने लगती है ना, ये वॉलेटाइल कंपोनेंट है एक्चुअली। so poisonous volatile alkaloid। इंपॉर्टेंट पॉइंट अब है जो मैं लिखा रहा हूं, है ना? ये तो याद रखना है, ये पूछा हुआ ये भी क्वेश्चन है, स्टार बना के लिखो। निकोटीन सिंथेसिस, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एम्स में। निकोटीन सिंथेसिस अकर्स इन रूट ऑफ प्लांट। समझो, निकोटीन प्लांट लीव्स में नहीं बनता है, और लोग यूज लीव्स करते हैं। निकोटीन सिंथेसिस अकर्स इन रूट ऑफ प्लांट, बट it is stored in the leaves of plant, सर सॉरी फिर से रिपीट कर देंगे। कोई बात नहीं। आप निकोटीन सिंथेसिस occur in
the root of plant, but it is cured and but it is stored in leaves. Full stop. Leaves contain 2 to 8%. Leaves contain 2 to 8% of nicotine. ठीक है? Next point. It stimulates the nerve impulses. It stimulates the nerve impulses and relax muscles and relax muscle. ठीक है? तो कई सारे यूपीएससी के बैच में, हाँ बताओ सर आपने रिलैक्स मसल के बारे में पढ़ा? मसल्स ठीक है। यूपीएससी के बैच में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपन साइंस टेक पढ़ाते हैं ना, ड्रग्स वाला पार्ट भी उसमें पढ़ाते हैं। तो कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर इससे दिमाग बढ़ता है, बिहार में लोग ये बोलते हैं, बिहार से जो बच्चे होते हैं मतलब आई हैव एनकाउंटर्ड द क्वेश्चन नंबर ऑफ द टाइम्स। ठीक है, तो दे हैव अ मिथ दैट इसको खाने से, ये लोग उसको बीबीसी बोलते हैं, बुद्धिवर्धक चूर्ण बोलते हैं, and they think that it increase their mental capability. So then I say that it is all nonsense. Biologically it is not proven fact. It's a type of the myth. ऐसा कुछ नहीं होता कि बुद्धि बढ़ती है, दिमाग काम करता है ना। तो निकोटीन इज वेरी हार्मफुल, ये कार्सिनोजेनिक है, ये भी कैंसर कॉज करता है, यू नो ऑल, लिखा रहता है हर निकोटीन तो के वो प्रोडक्ट। बच्चों को प्रमोट करने के लिए ये सारी मिथ्स बनाते होंगे ना कि बच्चे भी खाना शुरू करें एट एन अर्ली एज। अरे बहुत सारे बच्चे खाते हैं, बिलीव ऑन मी। यूपीएससी वाले बैच में वो सब ग्रेजुएट होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, मुझसे बहुत ज्यादा छोटे नहीं होते वो। सो उनमें से 50% खाते हैं यार, जो बिहार से जितने बच्चे आते हैं, बिहार पूर्वांचल, यूपी का जो पूर्वांचल वाला पार्ट वहां से है, ये सब खाते हैं 50%। और ये मतलब ये बहुत ही मतलब कितना गंदा प्रोडक्ट है यार, आई डोंट नो मतलब लोग कैसे खाते हैं इसको बहुत। तो वो दे हैव अ मिथ, उनको ये सिखाया जाता है कि ये दिमाग इससे बढ़ता है। हाँ नेक्स्ट, टोबैको से कैंसर भी होता है ना? टोमेटो से कैंसर होता है, बिल्कुल होता है टोमेटो से कैंसर, और सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। रीजन क्या होता है, जो लोग टोबैको खा के रखते हैं वो दबा के रखते हैं ना, इधर कभी गाल में कभी इधर दबा के रखते हैं, है ना, तो कंटिन्यूअस टच में है और वो ऑन्कोजीन को एक्टिवेट कर देता है, वो कार्सिनोजेनिक है। और दूसरा सिगरेट स्मोकिंग की मैं आपको बात बताऊं कि सिगरेट का भी यही सीन है, निकोटीन और का जो प्रोडक्ट है ना, इसके साथ सबसे बड़ी समस्या है कि बॉडी के हर पार्ट तक जाता है। सिगरेट स्मोकिंग में पहले लंग्स में जाता है, लंग्स से ब्लड में जाता है निकोटीन एब्जॉर्ब होकर के, है ना, और ब्लड से एब्जॉर्ब होकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। द सेम थिंग लाइज विद द टोबैको। टोबैको में क्या होता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में ड्रग्स जो होता है वो स्टमक से एब्जॉर्प्शन उसका स्टार्ट होता है, आपको पता है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं कि अल्कोहल और ड्रग्स दो ही ऐसी चीज है जिनका एब्जॉर्प्शन स्टमक से स्टार्ट हो जाता है, वरना बॉडी में कोई भी चीज का एब्जॉर्प्शन स्टमक से स्टार्ट ही नहीं होता, स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारे बॉडी के हर पार्ट को इंपैक्ट डालती है, इसलिए सबसे खराब चीज यही है। अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल एक लिमिट के बाद ही जाकर के वो, और डिपेंड करता है टेम्परेचर और जो बाकी कंडीशंस होती हैं। अल्कोहल में आपने देखा होगा कि अल्कोहल का जो पार्ट होता है वो लीवर को डैमेज करता है, बट ऐसा नहीं होता अल्कोहल पीने वाले सबका डैमेज हो जाए। रीजन ये होता है कि अल्कोहल जो बॉडी को इंपैक्ट डालता है, जो लोग हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं उनको कुछ नहीं होने वाला अल्कोहल से, है ना। तो अल्कोहल डिपेंड करता है कि उसका कंजम्पशन लेवल डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अल्कोहल का इंपैक्ट अगर टोबैको के कंपैरिजन में देखोगे बहुत कम है। तो टोबैको इज द मोस्ट हार्मफुल सब्सटेंस, मतलब मेरी निगाह में। देखो स्मैक और ये सब तो हर आदमी नहीं पीता है, लेकिन टोबैको फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला है, और मैक्सिमम जो कैंसर है उसमें 70% जो कंट्रीब्यूशन है वो टोबैको का ही है, टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट का। इसलिए बहुत हार्मफुल चीज है, जो लोग खाते हैं उनको भी मना करिए, जो लोग पीते हैं उनको भी मना करिए। चलो अल्कोहल, तो अल्कोहल में देखो जो ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है हमको पता होता है उसे क्या कहते हैं, एथेनॉल कहते हैं, है ना। तो एथेनॉल वाला ही जो पार्ट होता है वो ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है, जिसको आप C2H5OH कहते हो, है ना। तो ये ड्रिंकिंग पार्ट। एक और अल्कोहल होता है जिसको मेथेनॉल आप बोलते हो, आप सब पढ़ चुके हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, तो ये मेथेनॉल है। एक्चुअली क्या होता है, कई बार आपने सुना होगा कि जहरीली शराब पीने से 20 लोग मर गए, 50 लोग मर गए, है ना, सुना होगा ना, बहुत फ्रिक्वेंटली न्यूज में आता है। और ये Yes, sir. जो लोग, हाँ, लोकली जो लोग बनाते हैं ना शराब वराब, तो इससे लोग मर जाते हैं। अब रीजन क्या होता है कि एक्चुअली
जो बीवरेजेस ये अल्कोहल, ड्रिंकिंग अल्कोहल जो विस्की वगैरह बनता है ये फैक्ट्रीज में बनता है ना, तो वहां पे काम मशीन से होता है। अब लोग क्या करते हैं, लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू अपने घर में डिस्टिलरी भैया खोल ली है ना, वो सड़ा वड़ा के कुछ बना दिया। अब क्या होता है कि जब वो अल्कोहल बनाते हैं तो एथिल अल्कोहल के साथ में मेथिल अल्कोहल बन जाता है। मेथिल अल्कोहल सबसे ज्यादा क्या होता है, अगर ये इसका कम अमाउंट है तो कम अमाउंट ये जाकर के जो ऑप्टिक नर्व होती है उसमें इंपैक्ट डालता है, ऑप्टिक नर्व में। तो अगर कम अमाउंट में बंदे ने कंज्यूम किया, ये वही है स्पिरिट जो आपने देखा होगा बुफे सिस्टम में नीचे स्टोव में डाला जाता है, या वो जो होता है कॉटन कैंडी बनाने वाले स्टोव आते हैं ना, उनमें भी पड़ा रहता है। और सबसे ज्यादा आपने हाँ आपने देखा होगा, आपने वो केमिस्ट्री लैब में देखा होगा ना, वो जो स्पिरिट लैंप होती है ना, उसमें वही पड़ा होता है। तो एक्चुअली ये कलरलेस होता है, या इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर जैसे स्टरलाइज करता है, तो ये सब मेथिल अल्कोहल ही है। मेथिल अल्कोहल होता है कलरलेस। अब लोग क्या करते हैं, गांव में या रूरल एरिया में लोग इसको पी लेते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि मेथिल अल्कोहल इज अ कलरलेस सब्सटेंस है ना, इट इज कलरलेस एंड बर्निंग सेंसेशन होता है इसमें, इसका ये पिक्यूलियर फीचर है केमिस्ट्रिक एंगल से। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट प्योर मेथिल अल्कोहल बेचती नहीं, गवर्नमेंट जो अल्कोहल बेचती है उसको डिनेचर्ड अल्कोहल कहा जाता है, याद रखना, डिनेचर्ड। तो आपने जो देखा होगा ये स्प्रिट नीले रंग की देखी होगी है ना, देखी कि नहीं देखी, जबकि स्प्रिट का कलर कुछ नहीं होता है ना, नीले रंग की देखी होगी। एक्चुअली क्या होता है, गवर्नमेंट इसमें मिला देती है सल्फर, किसमें, मेथनॉल में। तो गवर्नमेंट मेथनॉल में सल्फर मिला देती है और फिर बेचती है, उसको डिनेचर्ड अल्कोहल बोलते हैं। इसको पिया नहीं जाता, अगर इसको कोई आदमी पिएगा उसको वोमिटिंग हो जाएगी है ना, तो लोग पिए ना और मरे ना, इसलिए गवर्नमेंट इसमें, गवर्नमेंट मार्केटिंग जो कॉमर्शियल अल्कोहल बेचती है, कॉमर्शियल मेथिल अल्कोहल बेचती है, कॉमर्शियल स्पिरिट बेचती है, उसको डिनेचर्ड अल्कोहल कहा जाता है। क्लियर? तो नीला वाला जो है वो डिनेचर्ड अल्कोहल है, उससे बहुत बदबू आती है ना। तो ये पहले ऑप्टिक नर्व्स को, और अगर इसका डोज ज्यादा हो जाता है तो आदमी मर जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो जहरीली शराब पीने से लोग मर जाते हैं उसमें एथिल अल्कोहल के साथ में मेथिल बन जाता है और मेथिल मिल जाता है, जिससे लोग मर जाते हैं। दिस इज ड्रिंकिंग अल्कोहल, जिसको एथेनॉल या एथिल अल्कोहल कहा जाता है ना। तो नोट कर लो, इट इज अ वोलाटाइल, इट इज अ वोलाटाइल, फ्लेमेबल, volatile, flammable and colorless liquid. It is a volatile, flammable and colorless liquid. Having a burning taste and penetrating odor. Having a burning taste and penetrating odor. Addiction of alcohol. Addiction of alcohol causes alcoholism. Addiction of alcohol called alcoholism. ठीक भाई? Next. Alcohol causes intoxication. Alcohol causes intoxication. Thus, it act as poison. Thus, it act as poison. तो अल्कोहल कुल मिला के पॉइजनस सब्सटेंस है। चलो मैं बताता हूं, अल्कोहल सबसे जल्दी इंपैक्ट बॉडी में इसलिए डालता है क्योंकि हमारे स्टमक से एब्जॉर्ब हो जाता है, और जितनी सारी चीजें अपन खाते पीते हैं उनमें सबसे तेज एब्जॉर्ब होने वाला जो सब्सटेंस है, पहले अल्कोहल है, फिर ग्लूकोज है, और फिर ड्रग्स बाकी आते हैं। ठीक है, अल्कोहल is quickly absorbed in stomach, and alcohol is quickly absorbed in stomach and upper part of intestine. Alcohol is quickly absorbed in stomach and upper part of intestine. That's why
it reaches to tissue. That's why it reaches to tissue in few minutes. Next point. Alcohol has anesthetic effect. Alcohol have anesthetic effect in nervous system. Anesthetic effect in nervous system. It affect our cerebrum. इसीलिए आदमी की डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर हो जाती है. It affect our cerebrum first and then causes blur vision, and inability to judge distance. इसीलिए ड्रिंक और ड्राइव नहीं करना चाहिए. And judge distance. Full stop. एक और पॉइंट लिखेंगे. It may also affect the working of heart. It may also affect the working of heart. In the liver, next point. In the liver, alcohol is changed into a more toxic substance, acetaldehyde. In liver, alcohol is changed into more toxic substance, acetaldehyde. Full stop. Liver synthesis fat from alcohol. That's how Liver synthesis. So liver synthesis. fat from alcohol. Full stop. Thus, liver becomes the site of liver becomes the site of fat storage in place of the other important activity. Full stop. This causes fatty liver. This causes fatty liver syndrome. इसी को बोलते हैं fatty liver syndrome or the degeneration of liver called cirrhosis. जो ज्यादा पीते हैं उनको लिवर सिरोसिस होता है ना. तो क्या होता है कि अल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन होने के लिए जाता है लिवर में. लिवर उसको और ज्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है एसिटाल्डिहाइड में. उसके बाद क्या होता है, लिवर के नॉर्मल फंक्शन क्या होते हैं, बाइल का प्रोडक्शन, आपको पता है, बाइल का प्रोडक्शन करना, यूरिया का प्रोडक्शन करना, बहुत सारे अमीनो एसिड को बनाना और विटामिन को स्टोर करना, बहुत सारे मल्टीपल फंक्शन होते हैं. उनकी जगह लिवर क्या बन जाता है, फैट स्टोरेज की साइट बन जाता है, जिससे कि लिवर के बाकी के जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, इम्पेयर होने लगते हैं. और इससे धीरे धीरे लिवर में फैट जमा होने लगता है, उसको हम फैटी लिवर सिंड्रोम कहते हैं. बाद में धीरे धीरे लिवर सड़ने लगता है, जिसको हम लिवर सिरोसिस कहते हैं, और इसके बाद लिवर खराब हो जाता है और आदमी मर जाता है. ठीक है, क्लियर भाई? यस सर. तो ये थे हमारे ड्रग्स, है ना. तो ये था हमारा ड्रग्स. और दूसरा आप देखो ड्रग्स फंक्शन कैसे करता है.
तो मैंने आपको 11th में एक चीज पढ़ाई थी, जो लोग 11th में थे ना, जो नहीं थे उन्होंने कोई पढ़ा होगा कि स्केलेटल मसल्स कैसे काम करती हैं, फंक्शन कैसे करती है ना। तो ये ड्रग्स का एक्शन कैसे होता है, एक फाइनल एक चीज है एक्शन ऑफ ड्रग्स, है ना, ड्रग्स एक्शन, ये करके टॉपिक होगा आपके एनसीईआरटी में ना। तो देखो मैं आपको, तो ड्रग एक्शन वैसे ही होता है जैसे कि हमने 11th में पढ़ा हुआ था। रुको मैं देखता हूँ एक मिनट को, मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ड्रग एक्शन, skeletal system। एक सेकंड में अभी दूर के आपको दिखाता हूँ। चलो मुझे लगता है अपना ही डायग्राम दिखाना पड़ेगा, स्लाइडिंग। देखो मैं दिखाता हूँ, आप लोगों को याद, बाकी लोगों को तो याद आ जाएगा, जो लोग 11th मेरे साथ थे उनको याद आ जाएगा। मैंने दिखाया, पढ़ाया भी होता, काफी डिटेल में समझाया भी था। हाँ देख, देखना समझना बात को। ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ाई थी ना, याद आया? याद आया ये वाला डायग्राम? गायत्री नहीं याद आया? Yes, sir. आ गया. सर आ गया, अच्छा सर आ दिया भी था गया। ना? हाँ दिया था ना। देखो साथ समझना भाई, जो नए वाले बच्चे सब लोग समझेंगे। तो स्लाइडिंग फिलामेंट Yes. थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ना, वो क्या करते हैं। तो ड्रग्स कैसे, ड्रग्स पहले हमारे न्यूरॉन्स पे एक्शन करते हैं। जब न्यूरॉन्स पे एक्शन करते हैं तो न्यूरॉन्स जाके मसल्स को कैसे इंपैक्ट डालता है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि इम्पल्स आती है, इम्पल्स कहाँ आती है, एक्सॉन में आती है, एक्सॉन के एंड में। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब ये इम्पल्स यहाँ पे आती है तो कैल्शियम से बने हुए वेसाइकिल होते हैं, है ना। तो कैल्शियम से बने हुए जो वेसाइकिल होते हैं वो नीचे की तरफ मूव करना, सॉरी, ये कैल्शियम बाहर से जो ये जो न्यूरॉन्स का आखिरी वाला पार्ट होता है जिसको हम साइनेप्टिक नॉब्स कहते हैं, है ना। तो जो साइनेप्टिक नॉब्स होती हैं ये क्या करती हैं, ये कैल्शियम को बाहर से एब्जॉर्ब करने लगती हैं। जब कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने लगती हैं तो होता क्या है कि यहाँ पर वेसाइकिल्स पाई जाती हैं। इन वेसाइकिल्स के अंदर एसिटिल कोलाइन भरा हुआ है जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है। तो अब एसिटिल कोलाइन से भरी हुई जो वेसाइकिल्स होती है वो नीचे की तरफ मूव करने लगती है। देखो फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। वेसाइकिल बस्ट एंड रिलीज द ट्रांसमीटर ड्यू टू एंट्री ऑफ कैल्शियम फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, ईसीएफ। तो बाहर जो ईसीएफ भरा हुआ है, बाहर की तरफ जो फ्लूइड भरा हुआ है उससे कैल्शियम एब्जॉर्ब हो गई, जिसकी वजह से एसिटिल कोलाइन से बनी हुई जो वेसाइकिल होती है वो नीचे की तरफ जाती है और ये नीचे की तरफ जाकर के बस्ट हो जाती है। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, है ना। अब उसके बाद क्या होता है, ये एस्टिल कोलिन बस्ट हो गया। एस्टिल कोलिन बाहर निकलने के बाद हमारी सभी मसल्स में प्रोटीन के रिसेप्टर पाए जाते हैं। अब ये जो प्रोटीन के बने हुए जो रिसेप्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये एसिटिल कोलिन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद फिर क्या करते हैं, रिएक्शन को ट्रिगर कर देते हैं। रिएक्शन को ट्रिगर कर देते हैं तो अब क्या होता है कि एसिटिल कोलिन एब्जॉर्ब हो जाने से अब ये रिएक्शन अंदर की तरफ स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से जो सिग्नल होता है, ड्रग्स का जो सिग्नल होता है वो हमारी मसल्स तक, न्यूरॉन से हमारी मसल तक पहुंच जाता है, ठीक है। यही है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स। समझ आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. समझ आ पक्का गया. समझ में आ गया ना? Yes, sir. समझ आ गया. ठीक है, तो यही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बस इतने का ले लो, ले लिया सर. है ना। तो ये था ड्रग एक्शन करके, है ना। तो दैट्स इट, ये हमारा खत्म हो गया ये वाला चैप्टर, ठीक है। अब देखो कौन सा चैप्टर पढ़ा जाएगा, कौन सा पढ़ा जाएगा So बताओ। microbes and human welfare. एग्जाम में आने वाला है क्या? So I don't know, sir. Sir वो मतलब स्कूल में तो पढ़ा लिया है तो एग्जाम में तो आएगा सर, लेकिन अच्छा, ऐसा नहीं है सर, मुश्किल चैप्टर तो है, छोटा सा चैप्टर. ना उसमें कुछ, हाँ उसमें कुछ खास मैं बता रहा हूँ। स्कूल वाले क्या पूछेंगे, मैं तो पहले से बता दे रहा हूँ। उसमें वो जो है ना क्या बोलते हैं, जो दो टैंक बने होते हैं, क्या बोलते हैं उसको,
डिकम्पोजिशन ऑफ ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ा है ना, यस सर, सीवेज यस सर, ट्रीटमेंट प्लांट पक्का हुआ आएगा, ट्रीटमेंट और प्लान, बायोगैस का डायग्राम, दो चीज याद यस रखना, सीवेज यस ट्रीटमेंट प्लांट पक्का आएगा, और उसमें एक चीज और पूछ सकता है, बायोफ्लॉक्स क्या होते हैं, है ना, बायोफ्लॉक्स क्या होते हैं, ये यस बस सर, इतना ही उसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी उसमें क्या है, दो चार हमें बैक्टीरिया के नाम हम याद रखने हैं, बस इतना इंपॉर्टेंट है, उस पर कुछ नहीं है। दूसरा एक और चैप्टर है इंप्रूवमेंट ऑफ द क्रॉप्स एंड फलाना ढिकाना, है ना, है कि नहीं, इसके बाद वाला एक चैप्टर यस सर, लेकिन वो डिलीट हो गया सर। डिलीट हो गया है, तो नीट में तो आ ही सकता है, पढ़ना तो अपन को है ही, है ना। तो मैं, मेरा एक रिटन नोट्स है वो मैं दे दूंगा, ठीक है, मैंने उसमें नोट्स बना रखा है, वो मेनली जो नोट्स मैंने बनाया है वो नीट ओरिएंटेड होकर ही बनाया, मेरी हैंड राइटिंग में है, ठीक है, वो मैं तुम लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा, फिर वो पढ़ाऊंगा वो चैप्टर। तो ये दो चैप्टर तो ऐसे बकवास टाइप के। अभी हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बची हुई है, मतलब जो जेनेटिक्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट, वो है बायोटेक, ठीक है। तो अपन पढ़ यस लिया जाए अगले बायोटेक, क्या यस बोलते हो, दोनों यस चैप्टर सर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो बायोटेक अगर पढ़ लिया, उसके बाद तो मतलब क्या है कि बस ऐसे सब लाइट लाइट टाइप की चीजें हैं, कुछ खास बचा नहीं। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज बची है जिससे ज्यादा मार्क्स आएंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये जेनेटिक्स के बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी, अरे वो इकोलॉजी वाला पार्ट है, लास्ट के जो 4 चैप्टर, उनमें से भी एक चैप्टर उड़ा दिया है ना बोर्ड में, यस सर, एक सेकंड से मैं बता देता हूँ कौन सा है। उसमें 1 या 2 चैप्टर उड़ा दिया उसमें भी। एनवायरमेंटल इशू बता दिया और इकोसिस्टम बता दिया सर। हाँ 2 चैप्टर हटा दिए उसमें भी से, लेकिन हमें नीट के लिए पांचों पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वेटेज, यस लोग उसको पढ़ते कम है, लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज क्वेश्चन सबसे ज्यादा उसी से आते हैं। और मैं आपको बता दूं, उसमें कुछ भी टफ नहीं है, लेकिन उसका क्वेश्चन मतलब बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तुम्हें लगेगा कि ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है, तो उसमें ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, और क्वेश्चन उसका नीट में इतना लेंदी आता है कि बच्चा देख के घबरा जाता है। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी ध्यान से पढ़ना है ना, बस उसका क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, इतना याद रखना। अगर वो तुम्हें समझ में आ गई तो उसका क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसको करने में टाइम बहुत कम लगता है, ठीक है। ये चीज है उसके साथ में, और लोग घबरा जाते हैं उसका क्वेश्चन देख के, क्योंकि उसके ऑप्शन ही होते हैं, वो आधा पेज का एक क्वेश्चन ही होता है पूरा नीट में, आप देखोगे। तो उसमें क्या है कि बस हमें थोड़ा सा ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी कुछ इसमें बचा खास है नहीं। तो हम लोग बायोटेक स्टार्ट किया जाए, ठीक है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं कोई, बायोटेक शुरू किया जाए, Yes, sir. यस सर, यस तो चलो बायोटेक स्टार्ट करते हैं। बायोटेक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, मजेदार भी है। बायोटेक इज वेरी इंटरेस्टिंग, जेनेटिक्स के बाद अगर कोई चीज इंटरेस्टिंग लगती है मुझे भी, तो बायोटेक की लगती है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो देखो बायोटेक में जो 2 चैप्टर पहले मैं बता देता हूँ है क्या चीज। पहला वाला जो चैप्टर है प्रिंसिपल प्रोसेस है ना, तो ये टूल्स एंड टेक्निक्स वगैरह है इसमें बायोटेक में। तो पहला वाला चैप्टर ये बताता है कि बायोटेक्नोलॉजी को, मतलब बायोटेक का मतलब क्या हो, मेरी बात को पहले को और से समझिए कि इसका मतलब क्या हो। बायोलॉजी का टेक्नोलॉजिकली कैसे यूज किया जाए, दैट इज कॉल्ड बायोटेक। क्या मतलब हुआ भाई इसका, सिंपल है। इसका ये मतलब हुआ कि हमने बायोटेक का ऐसे यूज किया कि जैसे हमें कुछ बैक्टीरिया है, तो हमने सबसे पहले काम किया कि बहुत एक प्रैक्टिकल सा एग्जांपल बताता हूँ, हम लोग पढ़ेंगे भी ये वाला पार्ट, कि पहले क्या होता था कि जिसको हम डायबिटीज कहते हैं, तो डायबिटीज बहुत ही ज्यादा कॉमन बीमारी थी, और धीरे धीरे जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंज होती गई, वैसे वैसे डायबिटीज के केसेस बढ़ते गए। मतलब कि जैसे जैसे यूं कहा जाए कि साइंस ने तरक्की की और टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, वैसे कर करके डायबिटीज का मामला बढ़ता गया। अब क्या हुआ, अब डायबिटीज जिसको है उसको इंसुलिन लगाना है ना। अब देखो, तो डायबिटीज का एक ही तरीका है। डायबिटीज क्यों होती है, तो हम लोगों ने 11th में एक चैप्टर पढ़ा हुआ था, है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करके। उसमें हमने पढ़ा था कि डायबिटीज जो होती है उसके पीछे रीजन क्या होता है, कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होना, है ना। तो हमारी बॉडी में जो इंसुलिन होती है वो क्या करती है, शुगर को, जिसको कहीं पे डाउट हो पूछ लेना। तो हमारी बॉडी में, मैं सोच के चल रहा हूँ कि मतलब आपको 11th वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, यहाँ पे डाउट हो पूछ लेना। तो देखो क्या होता है कि हमने ये पढ़ा था कि हमारी बॉडी में ब्लड में जो एक्स्ट्रा शुगर रह जाता है वही होता है जो डायबिटीज कॉज करता है। तो एक्स्ट्रा शुगर को इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और लिवर को दे देता है, तो लिवर उसको स्टोर कर लेता है। फिर क्या होता है कि उसके बाद एक ग्लूकोजन करके एक हमारे पास है ना, तो ग्लूकोगॉन करके एक हार्मोन होता है, वो भी निकलता है इंसुलिन से, वो भी लीवर से, सॉरी पैंक्रियास से निकलता है। तो जब हमें दोबारा से कभी जरूरत पड़ती है तो ग्लूकागॉन फिर से क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है।
जब हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी होने लगती है तो पूरा का पूरा ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट हो पाता, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज हमारे ब्लड में रह जाता है और वो फिर फिल्टर होकर के यूरिन के थ्रू निकलने लगता है, जिसको अपन डायबिटीज कहते हैं। वो बॉडी के हर पार्ट में सर्कुलेट होता है और बॉडी के सभी ऑर्गन से जहां से ब्लड के साथ में शुगर पास होती है वो हमारी बॉडी को, उस ऑर्गन को डैमेज करता है। यही कारण है कि डायबिटीज बहुत खतरनाक बीमारी है। ये बीमारी तो नहीं, एक तरह से डेफिशिएंसी है। और डायबिटीज क्या करती है, बॉडी के सभी ऑर्गन को इंपैक्ट डालती है और ज्यादा डायबिटीज हाई लेवल पे होने से आपने देखा होगा मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है, आदमी मर जाता है ना। तो सभी ऑर्गन एक साथ काम करते हैं, तो डायबिटीज का यहाँ तक इंपैक्ट पड़ता है। तो डायबिटीज वो चीज है जो मशीनरी को धीरे धीरे खराब करती रहती है। अब इसका सोल्यूशन क्या था? तो जब साइंस इतनी डेवलप नहीं थी और बायोटेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन नहीं था, तो अब इसका सोल्यूशन एक था कि जितने भी जो एनिमल्स मारे जाते हैं, जिन एनिमल्स को, जिन कैटल्स को, है ना, जिन कैटल्स को काटा जाता है, तो किसी भी पर्पज से, फ्लेश के लिए काटा जाए, चाहे उसको क्या बोलते हैं हाइड के लिए काटा जाए, किसी भी चीज के लिए, तो उनके उनके जो पैंक्रियास था, तो एनिमल्स के पैंक्रियास से, पैंक्रियास ऑफ एनिमल, तो इनमें कौन से थे? इनमें मेनली थे कुछ कैटल थे, है ना, और कुछ ऐसे एनिमल्स भी थे। तो इनके तो मेनली क्या होता था कि हॉर्स, इनमें कैटल में भी मेनली ये हॉर्स हम लोग सेलेक्ट करते थे। तो हॉर्स के और इसके पिग के, इसके उससे इनके पैंक्रियास से निकाला जाता था इंसुलिन। अब ये क्या था? ये एनिमल इंसुलिन था, है ना। अब एनिमल इंसुलिन को ह्यूमंस की बॉडी में लगा दिया जाता था इंजेक्शन बना करके। अब पहली बात, कितने एनिमल मारे जाएंगे, पहला क्वेश्चन था। ये तो बहुत कॉमन बीमारी थी, कितने एनिमल मारे जाएंगे। तो अब भाई क्या हुआ कि अच्छा, इसके पीछे दो सारे रीजन थे। कुछ लोग भाई वेजिटेरियन होते हैं, उसको नहीं लेंगे, कुछ लोग रिलीजियस कारण से नहीं लेंगे, है ना। तो देयर वर नंबर। और तीसरी चीज क्या थी, अगर आदमी लेने के लिए भी तैयार है तो जरूरी नहीं कि इंसुलिन, जो दूसरे एनिमल का जो इंसुलिन होता था वो ह्यूमन की बॉडी में एक्सेप्ट, बहुत सारी बॉडीज में क्या होता था, एलर्जी स्टार्ट हो जाती थी, तो एलर्जेंट भी था। क्यों? क्योंकि एक फॉरेन प्रोटीन है। तो इस कारण से इस इंसुलिन का बहुत ज्यादा यूज नहीं हो पाता था। यही लेकिन एक सोल्यूशन अवेलेबल था डायबिटीज वाले लोगों के लिए। साइंटिस्टों ने देखा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो साइंटिस्टों ने देखा कि ह्यूमन के बॉडी में इंसुलिन की जो, सॉरी, ह्यूमंस की जो पैंक्रियाज है, उनमें जो एक आई जीन पाया जाता है। तो पैंक्रियाज की जो सेल है, तो पैंक्रियाज की सेल जो ये सीक्रेट करती थी, उनको जो बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। तो आइसोलेट्स ऑफ जो लैंगरहैंस थी, उन सेल्स के अंदर आई जीन पाया जाता था। एंड आई जीन वाज रिस्पांसिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। ये बात साइंटिस्टों को पता लग गई। अब साइंटिस्टों ने, अब बायोटेक्नोलॉजी डेवलप हो गई। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा भाई साहब एक बैक्टीरिया पकड़ा उन्होंने। अब ये बैक्टीरिया पकड़ने के बाद उन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया का अपना खुद का जीनोम था। तो उन्होंने बैक्टीरिया के सर्कुलर डीएनए को कट किया और उन्होंने क्या किया, इंसान का आई जीन कट किया इंसान की बॉडी से। और उन्होंने क्या किया कि ये जो आई जीन था, इसको बैक्टीरियल जीनोम के अंदर डाल दिया। ये क्या था? बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। तो कैसे टेक्नोलॉजी का यूज हुआ? पहले आई जीन काटा होगा भाई साहब, बैक्टीरिया का जीन काटा होगा, तो कट करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज किया। फिर हमने आई जीन को बैक्टीरिया के जीनोम से जोड़ा भी तो होगा, जोड़ने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज किया। उसके बाद इस बैक्टीरिया को बहुत सारा मल्टीप्लाई भी तो करवाया होगा। तो अब हमने क्या किया, इस तरह के बने हुए ऑर्गेनिज्म आपको पता है, प्लांट, एनिमल, फंगस सब है ना। तो इस तरह के बने हुए ऑर्गेनिज्म को हमने क्या बोला, इनको बोला ट्रांसजेनिक। क्या बोला? ट्रांसजेनिक। क्यों? ट्रांस माने क्या हुआ, बाहर का, और जेनिक माने जीन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बाहर का जीन इनकॉर्पोरेट हो, उनको हमने ट्रांसजेनिक। तो हमने ऐसे करके ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाए। अब क्या हुआ, इस बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई कराया और ये बैक्टीरिया क्या करता था, अब इस बैक्टीरिया की बॉडी में आई जीन है, तो क्या करता था, अब ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता था क्या, इंसुलिन। और हमने क्या किया, इस तरह से खूब सारा इंसुलिन बनाया, अपने हिसाब से खूब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कराए, और इस इंसुलिन को आज की डेट में हम पैक करके इंजेक्शन के फॉर्म में यूज करते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, ये ह्यूमन की बॉडी का इंसुलिन है। दैट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी का यूज ऐसे स्टार्ट हुआ, एंड दिस इज ऑल अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी। अब देखो, पहला चैप्टर ये कहता है कि भाई साहब काटेंगे कैसे, डीएनए निकालेंगे कैसे, डीएनए को बनाएंगे कैसे, कौन सी चीजें यूज करेंगे, ये है टूल्स है, टेक्निक और प्रिंसिपल, और किस सिद्धांत पे, किस प्रिंसिपल पे काम करें। दूसरा वाला चैप्टर ये बताता है कि हमने इससे इंसुलिन बनाया, हमने इससे एनिमल बनाया, हमने इसका यूज कैसे किया।
तो दूसरा वाला इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, पहला वाला प्रोसीजर वाला। क्लियर? बताओ भाई, समझ आया? यस सर। है ना? तो है ना मजेदार बात बायोटेक? यस ठीक है, प्रैक्टिकल चीज है ना? तो अब हम लोग पहला वाला चैप्टर, चलो आप डालो, जो चैप्टर 11 है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो आप हेडिंग डालेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। तो पहले नोट करेंगे इसकी हेड, इसकी मतलब डेफिनेशन क्या होती है वो नोट किया जाए। दिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस this is the branch of science which deal with this is the branch of science will deal with the deal with integrated use of biochemistry, integrated use of biochemistry, comma, microbiology, biochemistry, microbiology, and engineering sciences, in order to achieve the technological application of in order to achieve technological application of capability of technological application of the capability of microorganism, comma, cultured tissues and their part। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी तो समझ में आ गई। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बायोकेमिस्ट्री का, माइक्रोबायोलॉजी का और इंजीनियरिंग का यूज करके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी जो कैपेबिलिटी है उसको हम हार्नेस करने की कोशिश करते हैं, कि सेल्स के अंदर जो कैपेबिलिटीज छुपी हुई हैं उनको हम यूज करने की कोशिश करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द बायोटेक। ठीक है, समझ आ गया? ओके, यस सर। आप देखिए नेक्स्ट, अब नोट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी दो प्रिंसिपल पे काम करती है ना? तो बायोटेक्नोलॉजी के क्या क्या प्रिंसिपल है? तो बायोटेक्नोलॉजी दो प्रिंसिपल पे काम करती है। पहला प्रिंसिपल है ना, तो पहला प्रिंसिपल है जेनेटिक इंजीनियरिंग। अभी हमने पढ़ा जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, वही डीएनए को काटना छांटना है ना, जो हमने पढ़ा वो सब जेनेटिक इंजीनियरिंग थी, है ना? उस प्रोसेस को, जो पहला वाला प्रोसेस था उसको हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा। तो नोट करेंगे, इट इज द मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स बाय मैन। इट इज द मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स बाय men। So it is The manipulation of gene by men, है ना? Full stop। Genetic engineering refers to artificial synthesis, comma, isolation, comma, modification, sir artificial के बाद artificial। Genetic engineering refers to artificial synthesis, comma, isolation, modification, combination
addition and repair of genetic material, repair of genetic material, तो मॉडिफिकेशन के बाद से रिपीट कर दीजिए. senses, modification, comma, combination, addition and repair of genetic material to alter the phenotype of host. सर एक बार वाला सेंटेंस फिर रिपीट कर दीजिए ना. कौन वाला? रिपेयर दी, सर ये वाला जो आप बोल रहे हैं. रिपेयर दी, ये वाला जेनेटिक मटेरियल टू अल्टर दी phenotype of host organism for human need. देखो, हमने अपनी जरूरत के लिए क्या किया कि इंसान का आइजीन काट लिया. हमने अपनी जरूरत के लिए क्या किया, उसको बैक्टीरिया के जीन से मिक्स कर लिया, रिकॉम्बिनेशन हो गया. हम उससे क्या हुआ, बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक अल्टर कर दिए हमने, है ना. तो बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक क्या अल्टर हो गए भाई, वो पहले इंसुलिन नहीं बनाता था, अभी इंसुलिन बनाने लगा, तो बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक अल्टर कर दिए. इस पूरी प्रोसेस को हमने क्या कहा, जेनेटिक इंजीनियरिंग का. समझ आया? तो पहला प्रिंसिपल क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग. तो डीएनए के अपने फायदे के लिए डीएनए के साथ जो भी छेड़छाड़ करके उसको हमने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल दिया, इस पूरी प्रोसेस को हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा, है ना. सेकेंड प्रिंसिपल क्या है, नोट करेंगे. सेकेंड प्रिंसिपल है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस दैट हेल्प. So biochemical engineering processes that help the growth of desired microbe, that help the growth of desired microbe or eukaryotic cell, desired microbe or eukaryotic cell in large quantities in a sterile medium. चलो मैं इस बात को प्रैक्टिकली समझाता हूं, क्या मतलब है इसका. देखो, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि देखो, मैंने कहा कि यहां से यहां तक लेकर के जो हमने बनाया, ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाया, ये थी हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग. अब क्या हुआ, ये बैक्टीरिया बनाने के बाद मैंने क्या किया, बैक्टीरिया को एक मीडियम में डाल दिया. ठीक है, कैसा मीडियम था, है ना. तो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए मैंने कैसे मीडियम में डाला, स्टेराइल मीडियम. क्या मतलब था, स्टेराइल मीडियम का मतलब हुआ उसमें किसी भी तरह का हार्मफुल कोई भी वायरस नहीं था, कोई हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं था, कोई हार्मफुल चीज नहीं थी, सिर्फ न्यूट्रिशन मीडियम था, जिसको कोई खा पी करके बैक्टीरिया मोटा हो और बहुत स्पीड से डिवाइड करे, है ना. तो मैंने उस स्टेराइल मीडियम में बैक्टीरिया को डाल दिया, खूब सारा बैक्टीरिया ग्रो किया. जब बैक्टीरिया ग्रो किया तो खूब सारा इंसुलिन मिला. अब वो इंसुलिन क्या, उसको मैंने फिल्टर किया, फिल्टर करके मैंने उसको प्यूरिफाई किया, इंजेक्शन में पैक किया. तो ये दूसरा वाला प्रिंसिपल था. तो दूसरा प्रिंसिपल क्या है, ये बायोकेमिस्ट्री का पार्ट था, है ना. ये दूसरा प्रिंसिपल. तो पहला प्रिंसिपल बैक्टीरिया तक बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी वाला ये पहला प्रिंसिपल था, और दूसरा वाला क्या हुआ, बायोकेमिस्ट्री को जो मैंने यूज किया वो दूसरा प्रोसेस. समझ आया, क्लियर है? यस सर. है ना. तो ये दो प्रिंसिपल हैं बैक्टीरिया यहाँ पे. तो यहां से यहां तक जो मैंने आपको पढ़ाया वो क्या था, जेनेटिक इंजीनियरिंग. और ये वाला क्या था, ये बायोकेमिकल प्रोसेस थी. यही दो प्रिंसिपल है जिन पे बायोटेक्नोलॉजी काम करती है, और यही तो पूरी बायोटेक्नोलॉजी. राइट, समझ आ गया? कोई डाउट भाई किसी को? नो सर. नहीं ना, ठीक है. तो कोई डाउट नहीं, तो हम लोग सर वो वाली स्लाइड दिखा दीजिए. अच्छा ठीक है, दिखाता हूँ.
थैंक यू सर। ठीक है, वेलकम। अब चलो, अब क्या अगला क्या है? तो पहले मैं आपको बताऊं कि चलो इस बात को मैं फिर से रिपीट करता हूँ और थोड़ा सा और फिर समझाता हूँ। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है ना? और रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है? हम्म तो मैं आपको पहले रिकॉम्बिनेंट, तो आप हेडिंग डाल लो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। कोई नहीं, जो मैंने बताया बस अब बात यहीं पे घूमती रहेगी आसपास। सो व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी? अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्या मतलब? देखो समझो बात। प्लाज्मिड याद है क्या किसी को बैक्टीरिया में? याद है यस क्या? सर, याद है यस ना? सर। बढ़िया, ठीक है। देखो, अब क्या था कि ये एक सेल थी, है ना? और ये हमारा हो गया बैक्टीरिया, है ना? अब हमने क्या किया कि अभी हम इंसुलिन वाली बात ही पढ़ते रहेंगे और इंसुलिन वाला एक्चुअली हमसे पूछा भी जाएगा। तो अभी हमने क्या किया, ये यूकैरियोटिक सेल थी और किसकी? ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल थी। आप इस ह्यूमन सेल में मैंने आपसे बोला कि ये हमारा डीएनए था, ये हमारा डीएनए था। इस डीएनए को, इस पूरे डीएनए को हमने क्या कहा, इसको आप जीनोम कहते हो। तो ये ह्यूमन जीनोम था, ह्यूमन डीएनए को जिसको ह्यूमन जीनोम कहते हो। ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन डीएनए, हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पूरी पढ़ चुके हैं। अब हमने क्या किया, इस पूरे डीएनए में से, है ना, यहाँ पे पूरे डीएनए में से, इसमें से जो हमारा काम का डीएनए था वो छोटा सा पार्ट था, है ना? तो अरे रुको यार एक मिनट जरा, देखो जरा डायग्राम, अगर हो तो मैं डायग्राम ही तुम्हें दिखा देता हूँ। बायोटिक डी पे वेट एक मिनट, अगर बना बनाया डायग्राम हो तो वही दिखा देता हूँ, वरना बना दूंगा ही। बायोटिक, बायोटिक टूल्स एंड टेक्निक्स। नो, नहीं है, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। चलो मैं ये बता देता हूँ आपको, मैं ज्यादा बेहतर रहेगा। देखो, तो यहाँ पे क्या था कि ये था हमारा, है ना? तो मैं आपको ये बता रहा था, ये वाला पार्ट जो था ये हमारा ह्यूमन जीनोम था। अब इस ह्यूमन जीनोम में, समझना बहुत गौर से मेरी बात को समझना, इस ह्यूमन जीनोम में हमारे पास जो हमारे काम की चीज है वो सिर्फ इतना सा डीएनए है ना? और इस डीएनए को हमने क्या किया कि ये वाला पार्ट अब हमें काटना है ना? हमें इसे कट करना है, ठीक है? बहुत गौर से मेरी बात को समझिएगा, जहां ना समझ में आए, बायोटेक्नोलॉजी को पढ़िए मत, इसको एंजॉय कीजिए, इसको महसूस कीजिए, ये बहुत मजेदार चीज है। तो देखो ये वाला पार्ट हमने कट कर लिया। अच्छा, अब कट भाई साहब कैसे करोगे? कोई मतलब कोई फीता तो है नहीं कि अभी कैंची लगा के काट दिया, है ना? तो अब इसके लिए क्या किया जाता है, ये कुछ एंजाइम की मदद से कट किया जाता है। ये जिन एंजाइम के, एंजाइम को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, है ना? जिस एंजाइम की मदद से कट किया जाता है, उन एंजाइम को हम लोग कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस, एंडोन्यूक्लियेजेस कहते हैं। तो हमने ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस नाम के जो एंजाइम थे, इनसे कट करके इसको यहाँ से काट के हमने अपना वाला जो हमारा फायदेमंद वाला जो डीएनए था, काम का डीएनए था, मतलब ये क्या था, ये आई जीन था। तो मैंने क्या किया, काट के अपना ये डीएनए निकाल लिया। तो ये कौन सा डीएनए? इसको हम बोलेंगे फॉरेन डीएनए, क्योंकि ये किसी बैक्टीरिया के डीएनए का पार्ट नहीं, तो इसको हम फॉरेन डीएनए कहते हैं। अब हमने क्या किया कि बैक्टीरिया के अंदर हम लोगों ने पढ़ रखा है कि बैक्टीरिया के अंदर एक तो बैक्टीरिया का खुद का जीनोम पाया जाता है, ठीक है? जो कि क्या होता है, इस तरह से यहाँ से लगा हुआ होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोसोम के साथ में चिपका हुआ होता है। तो ये तो हो गया बैक्टीरियल जीनोम। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, बैक्टीरियल जीनोम। बैक्टीरिया के अंदर हमें पता है कि एक्स्ट्रा एक डीएनए पाया जाता है,
जिस डीएनए को, ये छोटा सा डीएनए का पार्ट होता है, ये भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं, है ना। तो स्मॉल सा, तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इसको कहा जाता है ना। तो ये एक्स्ट्रा अलग से पार्ट होता है, हम लोग इसको भी पढ़ चुके हैं। तो ये क्या है, दिस इज बैक्टीरियल प्लाज्मिड, है ना, बैक्टीरियल प्लाज्मिड। तो बैक्टीरियल प्लाज्मिड जो क्या है, ये एक्स्ट्रा डीएनए है, अलग से डीएनए है। अब ये स्मॉल होता है, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, इसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। क्यों वेक्टर कहते हैं, अभी हमको समझ में आएगा। तो ये हमारा वेक्टर होगा, बहुत ध्यान से बस समझते जाइएगा। अब हमने क्या किया कि सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, इसी वाले रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से अब हमारे प्लाज्मिड, हमने इसको बाहर निकाला, प्लाज्मिड को बैक्टीरिया से पहले तो बाहर निकाला हमने, बैक्टीरिया से इसको बाहर निकाल लिया। अब जब हम काटेंगे ना, तो काटने, इसको मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। तो काटने के लिए हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस देंगे। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे भी यही कैंची लाया, सेम कैंची से काटेंगे। तो अपन ने कैंची उठाई और इसको भी भाई साहब काट दिया यहाँ से, है ना। तो हमने यहाँ पे भी जो एंजाइम यूज किया, मैं लिख देता हूँ, सेम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सेम से काटेंगे तभी ये कटेगा, वरना नहीं कटेगा। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ, ये बात हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में, है ना। तो अब हमने क्या किया कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इन दोनों को आपस में दिया जोड़, है ना। तो हमने क्या किया कि पहले भाई साहब ये अपना, आप इसको एज इट इज ड्रॉ कर लीजिएगा, पहले समझ लीजिए, लेकिन बाद में ड्रॉ बाद में करना। तो हमने क्या किया कि हमारा ये हमारा प्लाज्मिड हो गया भाई साहब, और प्लाज्मिड को तो अपन क्या कर चुके हैं, इसको काट चुके हैं प्लाज्मिड को, तो प्लाज्मिड को हम लोग कट कर चुके हैं। तो हमने इतना इसको काट ही दिया है। तो अब हमने इसको जब इतना काट दिया है, तो और ऊपर से हमने क्या किया, इसको लाया और ला करके ये जो फॉरेन वाला डीएनए था, इस डीएनए को हमने यहाँ पे प्लाज्मिड में दिया जोड़, है ना। तो अब ये जो प्लाज्मिड जुड़ा, अब जोड़ने के लिए भी तो कुछ चाहिए, ऐसा थोड़ा नहीं जुड़ जाएगा, है ना। तो जोड़ने के लिए भी कुछ चाहिए। तो हमने क्या किया, जोड़ने के लिए गम का यूज किया इस तरह से। ये गम क्या थी, इसको भी हम मॉलिक्यूलर गम कहते हैं। तो मॉलिक्यूलर जो गम थी, ये भी एक एंजाइम था। इस एंजाइम का क्या नाम था, इस एंजाइम का लाइगेजेस, हम लोग पढ़ चुके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, याद है ना। यस सर। तो Yes, sir. लाइगेजेस से हमने क्या किया, लाइगेजेस से हमने इसको क्या किया, ज्वाइंट कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। इनको हम मॉलिक्यूलर गम कहते हैं। तो लाइगेज के हेल्प से हमने इसको बाइंड कर दिया। अब ये जो डीएनए बना, ऐसा डीएनए कोई पाया तो नहीं जाता है ना, ये डीएनए बैक्टीरिया में पाया जाता, नया डीएनए इंसान में पाया जाता, ये तो मिक्सचर है ना। तो ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, किसका, फॉरेन डीएनए का और वेक्टर का। ये जो है, ये दूसरे बैक्टीरिया के अंदर ले करके जाएगा हमारे वाले डिजायर्ड डीएनए को, इसीलिए इसको हम वेक्टर डीएनए कहते हैं। इसको हमने कहा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, है कि नहीं रिकॉम्बिनेंट, बताओ, कॉम्बिनेशन है ना दो का, उसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हमको देखना है कि भाई साहब इसको डाला कहां जाए, है ना, किसके अंदर इंसर्ट किया जाए। तो अब हमने क्या किया कि एक बैक्टीरिया ढूंढा, है ना, जो ई कोलाई हमने एक ढूंढा, एक हमने ई कोलाई बैक्टीरिया हम ढूंढ के लाए। हमने कहा पकड़ के लाओ ये बैक्टीरिया, इसके अंदर डीएनए डाल देते हैं। तो हम एक और बैक्टीरिया पकड़ कर लेकर के आए, तो ये ई कोलाई बैक्टीरिया हमको मिल गया। हमने कहा चलो इसी के अंदर डाला जाए। इसके अंदर हमने क्या किया, ये जो रिकॉम्बिनेंट हमारा था, है ना, रिकॉम्बिनेंट वाला पार्ट, हमने रिकॉम्बिनेंट वाले, ये हमारा रिकॉम्बिनेंट वाला डीएनए था, जिसके के अंदर, है ना, इसको हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम शॉर्ट में कह देते हैं आर डीएनए, है ना। तो हमने आर डीएनए, अब ये प्लाज्मिड यहां से लेकर के इस बैक्टीरिया के अंदर तक लेके गया, इसीलिए प्लाज्मिड को क्या कहा, वेक्टर कहा। तो वेक्टर कौन होते हैं, डिजीज को एक जगह दूसरी जगह ले जाते हैं, किसी चीज को एक जगह दूसरी जगह लेके जाते हैं, है ना। तो इसको हमने क्या बोला, वेक्टर। तो वेक्टर किसको कहा, प्लाज्मिड को कहा। क्यों, क्योंकि प्लाज्मिड क्या करता है कि हमारा फॉरेन डीएनए बैक्टीरिया के अंदर तक लेकर के जाता है ना। अब ये वाला जो बैक्टीरिया बना, इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक या बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गए। इसका अपना वाला जो ये जीनोम है वो तो है ही, ये बैक्टीरिया का खुद का जीनोम, है ना।
सो दिस इज बैक्टीरिया का इसका अपना जीनोम तो है ही है। हमने बैक्टीरियल जीनोम, तो हमने बैक्टीरिया की जीनोम के बैक्टीरिया के अंदर एक अपना वाला प्लाज्मिड डाल दिया, जिसको कि हमने क्या बोला, आरडीएनए का। तो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया। जब हमने इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल दिया तो अब बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गए। अब क्या करेगा, अब भाई साहब ये क्या करेगा, हमने जिस काम के लिए इसको भेजा है वही काम करेगा। अब इंसुलिन का प्रोडक्शन करेगा। ये वाला जो बैक्टीरिया था इसके कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गए, इसीलिए अब जब ये इसके अंदर जाएगा इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। तो बैक्टीरिया के अंदर हमने जो अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला उसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन कहा। अब इसके बाद ये डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएंगे और इस बैक्टीरिया को हमने क्या बोला, इस बैक्टीरिया को बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट, है ना। क्यों, क्योंकि इसके ये खुद में क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बताओ समझ आया कि नहीं आया? यस सर, है ना। Yes, sir. यस इसको एज इट इज आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लेना, है ना। लिखवा मैं देता हूँ। और ये क्वेश्चन पूछे जाने के चांस होते हैं बोर्ड में कि व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए पूछा जाए तो या आरडीएनए जहां तक बना है बस यहीं तक नोट कर लाना, डायग्राम बनाना, लिखाना। और अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पूछी है तो पूरी प्रोसेस जो मैंने आपको बताया आप उसको लिख के आओगे। नोट कराया जाए? यस सर। सबको समझ में आ गया ना भाई? कोई डाउट तो नहीं किसी को? दिव्यांशी, जुआरिया, मैत्री, त्रिशा, किसी को कोई डाउट? देव्यम नहीं है तो चलो। नो सर। recombinant DNA technology, recombinant DNA technology is popularly known as genetic engineering. Is popularly known as genetic engineering. Full stop. It is a stream of biotechnology which deals with manipulation of genetic material by man in vitro. So in vitro, है ना, मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर। This requires following step. फर्स्ट, अब पॉइंट के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं ना, फर्स्ट, है ना, ऐसे बुलेट के फॉर्म में लिखते हैं ना, या चाहे ऐसे फर्स्ट करके फर्स्ट सेकंड ऐसे करके लिखते हैं ना, है ना। फर्स्ट, सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल डीएनए, and isolation of desired DNA that needs to be cloned. Selection and isolation of desired DNA that needs to be cloned is known as insert. तो हमने तो क्या कहा, insert. That needs to be cloned is known as insert. Second point पे, generation of
recombinant DNA molecule, generation of recombinant DNA molecule by insertion of सर इससे एक बार पहला वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए ना, सिलेक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, selection and isolation of desired DNA which needs to be cloned is known as insert. Second, generation of recombinant DNA molecule by insertion of these insert by insertion of these insert into a carrier DNA molecule सर called, हाँ जी, सर इंसर्शन ऑफ के बाद आपने क्या बोला? insertion of क्या insertion of these insert into a carrier DNA molecule called vector. Third, introduction of recombinant DNA Introduction into of host into introduction of recombinant DNA into host cell. ठीक है, yes sir. क्लियर, sir. राइट. सो ये हमारा हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, है ना, यहाँ तक हमने पढ़ लिया. और नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा. आप मुझे याद दिलाओगे कहाँ से पढ़ाना है, ठीक है ना. टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. और किसी को अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें कोई डाउट हो बताओ, कोई डाउट बोली भाई, किसी No, को sir. कोई डाउट नहीं, ठीक No. है. तो यहीं तक रखते हैं, है ना. और Yes. नेक्स्ट क्लास में आप मुझे याद दिलाओगे कि मुझे पढ़ाना क्या है, टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा कि लाइगेसेस क्या होते हैं वगैरह वगैरह, है ना. जो अभी आपको मैंने बताया ना कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं, मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है. पैलिंड्रोम क्या होते हैं, ये क्वेश्चन नीट का भी है और ये क्वेश्चन उसका भी है, पैलिंड्रोम सीक्वेंस वगैरह, है ना. और ये वाला जो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको जरूर से जरूर बना लेना, ठीक है. ठीक भाई, यस Yes sir. तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट